नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा पांडे एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी विद पूजा एस पांडे में। आज हम टॉपिक कराने जा रहे हैं जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक आधा क्वेश्चन इससे भी हर साल ही पूछा जाता है। तो देखते हैं, हम पहले इसके बेसिक्स को देखते हैं कि क्या है ये जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या आता है, इसमें टॉपिक्स हैं अलग अलग ना, जैसे बिंदु। बिंदु क्या होता है, यानी कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखना। बिंदु का ना आकार होता है और न ही आकृति होती है। बिंदु क्या होता है, जिसका कोई आकार और आकृति नहीं होती है। एक ये इसी को हम बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, एक डॉट। ठीक है, एक डॉट को बिंदु बोलते हैं। इसका न कोई आकार होता है, न कोई साइज होती है, न कोई शेप होता है। किसी भी प्लेन में किसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम बिंदु का उपयोग करते हैं। किसी भी समतल पे, किसी भी समतल में, यानी कि किसी भी प्लेन में एक प्लेस को दर्शाने के लिए हम बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी कोई लेंथ नहीं होती, यानी कि इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। फिर इसकी ब्रेथ भी नहीं होती है, इसकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती है, इसकी कोई शेप यानी कि आकृति भी नहीं होती है, और इसकी कोई भुजा भी नहीं होती है। ठीक है, तो बिंदु हमारा क्या हो गया, बिंदु एक समतल पे किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी ना कोई आकृति, बहुत ही छोटा सा एक डॉट, ये डॉट है, ये सर्कल की तरह होता है, बट इसकी ना कोई जैसे यहाँ पे सर्कल में तो हमें रेडियस होती है, हमें घुमा लेते हैं। यहाँ पे कोई रेडियस नहीं होती, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु। इसके बाद हमारे क्या है, रेखा। रेखा क्या होती है, यहाँ पे देखना, रेखा यानी कि लाइन। लाइन क्या होती है, जिसमें केवल लंबाई हो। ठीक है, लाइन क्या होती है, जिसमें केवल लंबाई हो, यानी कि देखना इसका एग्जांपल इस तरीके से, ये लंबी जा रही है ना लाइन, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ये बहुत ही पतली सी थिन से जा रही है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है, तो इसे हम लाइन बोलते हैं। ये हमारा इस तरीके से लाइन होता है। अब लाइन में देखना क्या है, एक तो लाइन हो गया रेखा, दूसरा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसके अंत बिंदु हो। ठीक है, रेखाखंड वो होता है, रेखा की वह भाग होती है, रेखा यानी कि लाइन हो गया। इस तरीके से ये इनफाइनाइटली इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसको तो हम रेखा बोल देते हैं। अगर रेखा खंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, लास्ट के 2 पॉइंट्स दिए होंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच में जो रेखा बनती है उसी को हम रेखा खंड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखना, ये अगर रेखा है तो रेखा खंड यहाँ पे, और यहाँ पे 2 डॉट लगा दिया हमने, ये ए बी लिख दिया। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा, यानी कि लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इसकी हम लंबाई को मेजर कर सकते हैं, रेखा की लंबाई को मेजर नहीं कर सकते, उसके माप को नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइटली बढ़ता जाता है। बट रेखा खंड की बात करें अगर, तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका माप ले सकते हैं। तो रेखाखंड ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने लाइन तो पढ़ लिया, अब लाइन होते कितने प्रकार के हैं वो देखते हैं। इसका पहला प्रकार आपको दे रखा है, सरल रेखा। ठीक है, लाइन का पहला प्रकार जो है वो सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से जो लाइन बनाते हैं, जो हम इस तरीके से सीधी लाइन बनाते हैं, और इस यहाँ 2 डॉट लगा, 2 डॉट के बीच में लाइन बनी, इसे हम सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई सरल रेखा। सरल रेखा हो गई। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, 2 रेखाओं के बीच दूरी समान हो। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस 2 लाइन होती हैं, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी, चाहे वो इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइटली उसकी लेंथ हो, उसकी लेंथ जितनी भी हो, जहां भी वो दोनों रेखाएं हो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये देखना, इस तरीके से ये 2 लाइन है, ये एक है एल और दूसरा एम। अब इसको चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, ठीक है, इसको चाहे जितना मर्जी इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये ऑलवेज सेम होगी। ये डिस्टेंस है ना, ये ऑलवेज सेम होती है, तो हम इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो ये हमारा है रेखाखंड। आगे हम देखते हैं तीसरी टाइप इसकी। तो
तीसरी ये है संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी भी हो, तीसरी भी हो, चौथी भी हो, सारी उसके ऊपर ही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। जैसे देखना है, एक रेखा है ए बी, ठीक है, ऊपर वाली ये है ए बी और इसके ही ऊपर हमारा क्या है? पी क्यू है। जैसे ये ए बी हो गया और ए बी हो गया और इसके ऊपर ही हमारा दूसरा लाइन है पी क्यू, जो कि गैप बिल्कुल नहीं है, इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तीसरा रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं को हम कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। किस तरीके से? ये देखना, एक रेखा ए बी है, दूसरा सी डी है, ये एक बिंदु पे ऐसे कट हो रहा है ना दोनों लाइंस, तो इसी इन दोनों लाइंस को हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड सी डी जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइंस। ये क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, संगामी रेखाएं क्या हो गई? जब देखना एक या एक से अधिक लाइन एक ही बिंदु पे ऐसे मिल रही है ना, सारी लाइन जो है वो एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो इस तरीके की लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, यानी कि संगामी रेखाएं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये लास्ट है हमारी, ये क्या है? तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तिर्यक रेखाएं यानी कि स्लैंट लाइंस। स्लैंट लाइंस में क्या है? ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक एकांतर रेखाओं नहीं ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं उन्हें तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा को स्लैंट लाइंस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको देखना, ये लाइन कट कर रही है, ये दो पैरेलल लाइंस मान लो ये L है, ये M है। ठीक है, ये इसको एक लाइन P जो कि कट कर रही है, तो ये जो लाइन P यहाँ पे मान लो PQ, ठीक है, LM और यहाँ पे XY। ठीक है, अब देखना PQ जो है वो तिर्यक रेखा है, यानी कि इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, यानी स्लैंट लाइंस भी बोलते हैं। ये दो पैरेलल, दो को भी काट सकती है, तीन को भी काट सकती है, जितने भी पैरेलल लाइंस हो उनको जो लाइन एक लाइन कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा यानी कि स्लैंट लाइंस बोलते हैं। अब इसमें देखना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते क्या है वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, और ये एंगल बन रहा है, इन दोनों को हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा एकांतर कोण क्या बन रहा है? ये अल्टरनेट, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर हम इसको 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और 4 ले लें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल या फिर एक आपका जो तिर्यक रेखा कट करती है तो ये एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं, यानी 1 बराबर होता है 3 के एंड 2 बराबर होता है 4 के। अब आगे देखते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? देखना यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल, यहाँ पे मान लो 5 ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, 8 ले लिया, तो जो संगत कोण है 5 और 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2। इन एंगल्स को हम बोलते हैं संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस को ये आपकी स्लैंट लाइन कट करती है। तो लास्ट है, एक ही तरफ बने दो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि दो समकोण के बराबर होता है।
अब एक ही तरफ बने दो अंतः कोणों का मतलब क्या होता है, ये देखना, ये अंदर वाले यही कोण है ना, 1 2 3 4, यही एंगल जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, अंतः कोण यानी कि अंदर की तरफ। तो ये दो चारों बन गए, एक तरफ बोल रहा है, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये रहा हमारा एक ही तरफ बने दो एकांतर कोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरीके से लाइंस हमारी कंप्लीट होती हैं। आगे हम देखते हैं कोण क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोण। तो अब हम देखते हैं कोण। कोण क्या होता है, दो सरल समांतर रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दो अगर समांतर रेखाएं होती हैं दो, तो उनके बीच में तो हमेशा ही गैप होता है। तो दो असमांतर रेखाएं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दो असमांतर रेखाओं के बीच का झुकाव। तो इस तरीके से एक लाइन देखना, ये एक रेखा ये है ए ओ और दूसरी रेखा ओ बी, इनके बीच का जो झुकाव है, जो एंगल, यही इसी को हम बोलते हैं कोण। कोण बोलते हैं यानी कि एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं हम कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पहला हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पे है ना 90 से कम होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। इस तरीके से ए ओ बी, यहाँ पे देखना ए ओ बी जो है वो 0 से तो बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं यानी कि न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा देखना समकोण। समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है हम उसे ही राइट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। इसका इस तरीके से फिगर बनता है, आप देखोगे तो ये हमारा होता है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया। आगे क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ये होता है 90 से तो अधिक बट 180 से कम। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 से तो अधिक बट 180 से कम। इस तरीके के कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, 115 हो गया, 135 हो गया। मीन्स 90 और 180 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और जो 90 से कम वाले और 0 से अधिक वाले होते हैं उनको न्यून कोण बोलते हैं। 90 को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं यानी कि राइट एंगल बोलते हैं। अब लास्ट हमारा यहाँ फोर्थ क्या है, समकोण। सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का कोण, जो 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं यानी कि स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रेट एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं 5। देखना बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी क्या होता है, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम, यानी कि जो एंगल 180 से बड़ा हो बट 360 से कम हो उसे हम बोलते हैं बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, यानी कि 190 हो जाएगा, 200 होगा, 250 होगा, 300, ये सारे एग्जाम्पल होंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण के। आगे देखते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं, 360 को। इस तरीके से ये एंगल कंप्लीट एंगल बोला जाता है, 360 को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। आगे है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, इनसे क्वेश्चन अक्सर करके आ जाते हैं। अभी तक तो सारे डेफिनेशन हम देख रहे थे बट इनसे आते हैं क्वेश्चन। पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री अगर होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलते हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण है। जिन दो कोणों का योग 90 होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखना 60-30, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तो ये 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण है। आगे देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में सेम थिंग, जिन दो कोणों का
योग 180 अंश होता है, दो अलग अलग कोण और उनका अगर योग 180 अंश होता है तो वो दोनों कोण जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के समपूरक होते हैं। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं 130 एंड 50 ले लिया, 100 एंड 80 ले लिया, 90 ले लिया, यानी कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण। आगे हम देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होता है वो जिसमें एक आर्म उसकी सेम हो, दो एंगल्स उसमें एक आर्म सेम होनी चाहिए और उनका शीर्ष एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। यहाँ पे देखना, एक एंगल जो हमारा है POQ और दूसरा है QOR, ठीक है। इसमें POQ जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है और O जो है वो दोनों का शीर्ष है। तो हम इन दोनों कोणों को, जो ये दोनों अलग अलग कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये रहा हमारा। आगे देखते हैं, ये हमारा 9 टाइप्स है। अब आगे 10 देखते हैं। तो ये रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें रेखीय युग्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है देखना, एक कोण ये है और एक कोण ये है, इन दोनों का जो योग है वो 180 अंश है। सपोज ये x है और ये y है और x प्लस वाई जो हमें है वो दे रखा है 180, ठीक है। x प्लस वाई अगर 180 है तो x और y को हम क्या बोलेंगे? वो रेखीय युग्म में है, यानी कि वो लीनियर पेयर में है, ठीक है। अब देखना, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। लास्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं तो जो ये एंगल बनता है इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना, जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। दो पेयर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण के और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो ऑलवेज सेम होते हैं। तो ये हमारा हो गया शीर्षाभिमुख कोण। आगे हमारा क्या है? कोण का अर्धक। कोण का अर्धक क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या होगा? जैसे देखना, ये POR है, इसको OQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल ये इक्वल होगा अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो, यानी कि अगर ये विभाजित कर रहा है तो ये रहे हमारे कोण के प्रकार, ठीक है। आगे हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, यानी कि तीन रेखाओं से बन करके ऐसी आकृति होती है जो तीनों से हो और क्लोज हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें देखना, एक चीज ये याद रखना और इसका नोट्स बनाते जाना साथ में। इसमें क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोण यानी ABC इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल क्या होता है? तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और इनके इसमें तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। आगे देखना, इस अब कितने प्रकार का होता है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? इसमें दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, एक भुजाओं के आधार पे और एक कोणों के आधार पे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एंड तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। अब ये होते क्या है देखते हैं यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिनकी सारी भुजाएं समान हो, यानी कि देखना ABC ये तीनों ही इक्वल हो तो हम इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इसमें एक चीज और होती है, इसमें सारे जो एंगल है ये 60 डिग्री होते हैं, इसमें एंगल्स भी बराबर होते हैं और फिक्स वैल्यू भी होती है इनकी 60 डिग्री 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होगी? इनके तीनों साइड्स भी बराबर होते हैं और इनके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। आगे हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल वह त्रिभुज
जिनकी दो भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कि द्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दो भुजाएं तो द्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें दो भुजाएं जैसे ये ले लिया हमने ए बी सी, तो बी इक्वल टू सी होगा, या तो बी इक्वल टू ए होगा, या तो ए इक्वल टू सी होगा। यहाँ देखना अगर बी इक्वल टू सी होगा तो जो ये एंगल है वो इस एंगल के भी इक्वल होगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। दो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आगे हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जैसा कि हमें नाम से ही दिख रहा है विषम यानी कि असमान। तो जिनकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो ये रहा हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। आगे हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं हम आगे। तो जैसा कि देखा हमने अभी भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण, अब देखते हैं हम कोणों के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें होता है पहला, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी होता क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल जो है उनका किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से कम हो, कोई भी वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 90 से कम तीनों वैल्यू अगर होती है त्रिभुज के कोणों की तो हम उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण। समकोण में क्या है, त्रिभुज के कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा हमारा अधिक कोण है। अधिक कोण में क्या होगा, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो हम उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज की कोणों के आधार पर वर्गीकरण है। अभी हमने भुजाओं के आधार पर भी देखा, तीन होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एंड हमारा ये भी तीन होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोणों के आधार पे हो गया और भुजाओं के आधार पे हो गया। आगे हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है त्रिभुज के, देखते हैं क्या है। पहला देखते हैं, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या बोल रहा है, बहिष्कोण समझते हैं क्या होता है, ये जैसे ये ट्रायंगल बनाए हम, अगर यहाँ पे ट्रायंगल, तो जो इस किसी एक रेखा को अगर ऐसे बढ़ा दिया तो जो ये कोण होता है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है, ये कोण बहिष्कोण होता है अगर ये ए बी सी है और यहाँ पे ओ है। ठीक है, और ये पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, जो बहिष्कोण बनता है वो अंतः शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि हमारा क्या होगा, एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। यही प्रॉपर्टी है पहला, त्रिभुज की एक भुजा को आगे, तो एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बनता है बहिष्कोण वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी देखते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों से बड़ा होता है, यानी कि जो ये बहिष्कोण है वो इन कोणों से बड़ा होता है, इनके जो अंतः कोण है उनसे बड़ा होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी है, यदि त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को अर्धित करे, अर्धित मतलब कि आधा कर दे, डिवाइड करे, इक्वली करे, तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी क्या बोल रहा है कि अगर त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, अगर सपोज ये त्रिभुज है और इसका ये शीर्ष है, इससे अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, इसका यहाँ पे दे रखा है ना, शीर्ष से डाला गया लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अगर डालें और इसको इक्वली डिवाइड करें तो
तो हम इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे और इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर किसी भी त्रिभुज का जो ये है आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, शीर्ष से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और जो परपेंडिकुलर है वो इसको इक्वली डिवाइड करे, यानी कि अर्धित करे, तो जो ये त्रिभुज है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ये प्रॉपर्टी हो गई। 4 देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाला गया लंब बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताया था मैंने, ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो ये बोल रहा है जो बराबर वाले कोण हैं इनसे यहाँ पे लंब डाला जा रहा है, ये लंब डाला गया और इनसे यहाँ पे लंब डाला गया। सपोज ये ए है, बी है, सी है, ये एम है, एन है, तो बी एन इक्वल टू एम सी होगा, ठीक है। बी एन इक्वल टू एम सी होगा, यही बोल रहा है। जो कोण बराबर है उनसे सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, यानी कि लंब बनाए, तो जो लंब है वो बराबर होंगे अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका समान होती है। मध्यिका क्या होती है, मैंने अभी तक बताया नहीं, मध्यिका आपको क्या होती है देखना। मध्यिका क्या होती है, मीडियन बोलते हैं, ऐसे वो ट्रायंगल है तो यहाँ से इस एंगल को डिवाइड करती है और इस साइड को डिवाइड करती है, अपोजिट साइड को भी डिवाइड करती है, यानी कि अर्धित करती है, सम विभाजित करती है, तो ये मीडियन बोला जाता है। इससे ये मीडियन होगा और इससे ये मीडियन होगा। अगर ये ए है, बी है, सी है, यहाँ पे ले लिया पी क्यू आर, तो हमारा जो प्रॉपर्टी है बोल रहा है कि ए आर इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी पी या पी सी सी पी, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनकी मध्यिका जो है वो समान होगी। तो ये हमारा त्रिभुज की प्रॉपर्टी हो गई। एक हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद हम आगे क्वाड्रिलेटरल्स पे चलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। लंब क्या होता है, लंब इसको बोलते हैं हम लंब, यानी कि इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बेस बोलते हैं आधार, यानी कि हो गया हमारा ये बेस, और इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी यहाँ से हम देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस एक दो पूछे जाते हैं इस प्रमेय से, और बहुत ही आसान सा है ये टॉपिक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। सपोज ये ट्रायंगल दे रखा है और इसमें हमें ये दे रखा है कि ये 5 है और ये 4 है, और ये हमसे पूछ दिया कि क्या होगा, लंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का ये 25 होगा इक्वल टू 16 प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ गया पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी और दो दे रही होगी तो इससे हम निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब
अब देखते हैं हम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यदि वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से घिरी हो उसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, इस तरीके से ये देखना 4 रेखाखंड से घिरी हुई है, ABCD 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अब ये होता कितने प्रकार का देखना, यहाँ पे ये 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, चक्रीय चतुर्भुज। ये 6 प्रकार का होता है। 6 के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये अगर चतुर्भुज है तो इनके चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, 2, 3, 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये तो कॉमन है प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम आयत। आयत क्या होता है, आयत में देखना इस तरीके से होता है आयत, ये हमारा है आयत। ठीक है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, ABCD। इसकी प्रॉपर्टी होती है AB इक्वल टू होता है CD एंड AD इक्वल टू होता है BC। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, AB पैरेलल भी होता है CD के एंड AD पैरेलल भी होता है BC के। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसमें ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये हमारा होता है आयत। आयत की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो वो हमारा होता है आयत। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग देखना इस तरीके से वर्ग हो गया, सेम थिंग है यहाँ पे, बट इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे भी ये जो है इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये दोनों एक दूसरे के मतलब चारों लाइंस जो चारों लाइन है वो बराबर होंगी और पैरेलल भी, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होंगी और सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री होंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट जरूर करते रहना बारी बारी से सारा। तो ये हमारा होता है, ये तो रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। अब देखना वर्ग यही होता है, वर्ग में इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ये चारों इक्वल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा होता है वर्ग। इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखना समांतर चतुर्भुज क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, जैसे ये A है, B है, C है, D है, तो इसमें AB जो है वो पैरेलल होता है CD के। ठीक है, AB पैरेलल होता है CD के और AB इक्वल भी होता है CD के एंड AD पैरेलल होता है BC के और इक्वल भी होता है BC के। ठीक है, बट इसमें क्या है, रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी थी, बट रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री थे, इसमें सारे 90 डिग्री नहीं होते। ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होता है, एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री होता है एंड एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सिमिलरली A प्लस D इक्वल टू भी 180 डिग्री एंड B प्लस C इक्वल टू भी 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्या रूल हुआ, पहला तो उनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो समांतर भी होंगे और बराबर भी होंगे, फिर उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और जो उनके एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया।
आगे हम देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? इसको रोम्बस बोलते हैं, या इसको एक तरह से काइट का भी शेप आ जाता है इसमें, रोम्बस। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, बी सी पैरेलल होगा, बी सी पैरेलल होगा ए डी के, और इसमें क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इसमें चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये रही इसकी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एंड इनके जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, सारे साइड्स इक्वल हो गए, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने क्या देखा, आयत में क्या देखा, आयत में तो हमने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और इसमें क्या था, सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है। तो उस चतुर्भुज को हम बोलेंगे आयत, यानी कि रेक्टेंगल। दूसरा हमने वर्ग देखा, वर्ग में क्या था, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होते हैं। तो ये होता है हमारा वर्ग। अब हमने समांतर चतुर्भुज में क्या देखा, समांतर चतुर्भुज में देखा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म करती, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। आगे हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसमें भी अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर रेखा होती है। उसके बाद इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती हैं, और इनके भी अपोजिट एंगल समान होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो समचतुर्भुज हो गया। आगे हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब क्या होता है, यानी कि ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये देखते हैं। देखना, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, इस तरीके से दो साइड्स जो है वो पैरेलल है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। इसमें कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होगी। ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया ये ट्रेपेजियम यानी कि समलंब। अब देखते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से, एक सर्कल हो, ठीक है, इनके बीच में जो बनता है क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी, जो इनके बीच में जो बनता है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल्स के सम जो है वो 180 डिग्री होते हैं। ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये रही इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने देख लिया सारा ही क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो ये कंटेंट समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ और टॉपिक्स क्या बचते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा चतुर्भुज। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा टॉपिक बहुभुज, उसके बाद वृत्त है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं आगे। तो ये देखते हैं हम बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होता है 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं।
और जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उन्हें हम समबाहुभुज बोलते हैं, और जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती है उन्हें हम विषम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा बहुभुज। अब बहुभुज में 3 या 3 से अधिक, तो अगर रेखाएं 3 है तो उस बहुभुज को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर रेखाएं 3 है, ठीक है, अगर 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है तो इसे हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये होता है हमारा त्रिभुज। अगर 4 से बन रही है तो चतुर्भुज। ठीक है, 4 से बन रही है तो चतुर्भुज होता है। अगर 5 से बन रही है तो इस तरीके से बनेगी, 5 से, इसको हम बोलते हैं पंचभुज। पंचभुज होता है ये। अगर 6 से बन रही है तो इस तरीके से हम देखते हैं, 6 से बन रही है तो इसको षटभुज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और इसको हम पेंटागन बोलते हैं, और इसको हम हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेंटागन, इसको बोलते हैं हम पेंटागन, और ये हमारा होता है हेक्सागन। हेक्सागन। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, यानी कि वर्टेक्स बोलते हैं इसको, और इन दोनों वर्टेक्स से मिलाने वाली इनको हम भुजा बोलते हैं। ठीक है, बहुभुज की भुजाएं बोलते हैं। अगर इन दोनों को छोड़ करके इस तरीके से हम मिलाएं, मतलब दो वर्टेक्स को छोड़ करके, मतलब एक वर्टेक्स को छोड़ करके 2 वर्टेक्स को मिलाएं तो हम उसे विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी इसको हम बहुभुज को पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन, ये हमारा पॉलीगन है। तो कोई भी पॉलीगन के जो एक्सटर्नल साइड, जो बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोणों का सम 360 अंश होता है। ठीक है, यानी कि देखना, अगर इसकी हम बात करें तो इस तरीके से बहिष्कोण बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, एंड ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। ठीक है, ये नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये, इन तो तीनों का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखना, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ पे ये, इन चारों की भी बात करें तो इनका भी सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो किसी भी पॉलीगन के जो बहिष्कोण होते हैं, जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, उनका सम जो है 360 डिग्री होता है। तो ये रहा हमारा पॉलीगन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सर्कल के बारे में देखते हैं, फिर हम आ जाएंगे हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो सर्कल देखते हैं। तो ये रहा हमारा वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसा बंद गोल आकृति है जिसकी केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर होता है। यानी कि इस तरीके से होता है, ये अगर एक वृत्त है, ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं, ये हमारा केंद्र बिंदु होता है, तो ये ऑलवेज जो है ये समान दूरी पे होता है। इस आकृति को हम बोलते हैं वृत्त। ये सारे जो है वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसा बंद गोल आकृति है जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से हमेशा समान दूरी पे होता है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिंदु है वृत्त के बारे में। ठीक है, इसमें परिधि क्या होती है? परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। तो मैंने अभी बताया सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये जो माप है ना, इसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त के ये जो वृत्त जिससे बन रहा है, जो ये वक्र रेखा है, वक्र है, इसकी जो माप होती है, इसको हम बोलते हैं परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। फिर दूसरा चाप। चाप किसे बोलते हैं? देखना जरा, चाप किसे बोलते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, यही मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो ये जो पोर्शन है ना, ये एक जीवा है। अगर ए कर दे ओ बी, तो जो ए ओ बी है, या फिर यहाँ पे हमने सी लिखा है ना, ए बी यहाँ लिखा था, ए बी, और ये हमारा है क्यू है, डी है, सी है। तो सी क्यू डी यानी कि जो ये चीज है ना, इसको हम बोलते हैं चाप यानी कि आर्क बोलते हैं। फिर क्या हमारा है? जीवा। जीवा किसे बोलते हैं? ये जो 2 पॉइंट को मिला के जो लाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवा यानी कि कॉर्ड बोलते हैं।
आगे व्यास, व्यास किसे बोलते हैं? जीवा को ही बोलते हैं जो कि केंद्र बिंदु से होते हुए जाए, वो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र बिंदु से होते हुए जाती है और उसे हम बोलते हैं व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर छेदक रेखाएं किसे बोलते हैं? छेदक रेखाएं यानी कि सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? अगर हम इस वृत्त को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको कट कर रही है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा यानी कि सेकेंड बोलते हैं। आगे वृत्तखंड किसे बोलते हैं? देखना, वृत्तखंड किसे बोलते हैं? अगर ये वृत्त है, इसको एक लाइन ऐसे डिवाइड कर दी तो हम इसको और इसको वृत्तखंड, दो वृत्तखंड अलग अलग हो गए। कोई एक जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो जो दो भाग होते हैं उन्हें हम वृत्तखंड बोलते हैं। जो बड़ा वाला भाग होता है, सपोज ये बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं इसको मेजर, यहाँ पे वृत्तखंड को हम बोलते हैं सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट। और ये जो हमारा है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सूक्ष्म वृत्तखंड या छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया वृत्तखंड। आगे हमारा क्या है? स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? इस तरीके से जो लाइन जाए जो वृत्त को टच करते हुए जाए, बिल्कुल ठीक है, कट न करे। एक तो सेकेंड हो गया यानी कि छेदक रेखा जो कट करते हुए जा रही है, और दूसरा जो है वो टच करते हुए जाए, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वृत्त। ये इसमें जो भी ज्योमेट्री में जितने कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे मैंने बता दिए आपको। अभी कुछ वृत्त की प्रॉपर्टीज कराएंगे, सर्कल की प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी, उसके बाद मैं पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी। तो अभी देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज को। तो ये रहा हमारा वृत्त का टॉपिक। आगे हम वृत्त की आपको वृत्त की प्रॉपर्टीज कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।